नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ रेशमा राव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 24 घंटे में कोरोना के 135 मरीज आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कोरोना का हेल्थ बुलेटिन। कल खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ के कपाट। आज धाम में पहुंचेगी बद्री विशाल की डोली। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में भी मिलेगी गर्मी से राहत। शंकराचार्य की विग्रह पर जमी धूल और सड़े हुए फूल से नाराज हुए शंकराचार्य। कहा, ये धाम में आदि गुरु शंकराचार्य का है अपमान। पंच केदारों में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट आज भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। महिलाओं ने मंगल गीतों और भक्तों ने बाबा शंकर के उद्घोषों से अगुवाई की। बाबा की डोली अपने स्थान पर पहुंची तो भक्तों ने नए अनाज का भोग अर्पित कर विश्व शांति व समृद्धि की कामना की। कल 27 अप्रैल को 7:10 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आज आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और रावल देव डोलियों के साथ भगवान बद्री विशाल की डोली पांडु केसर से उनके धाम के लिए रवाना हो गई है। इसी के साथ ही चारों धाम के द्वार भक्तों के लिए खुल जाएंगे। अभी से भक्तों की भीड़ धाम में पहुँच चुकी है और कल सुबह पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोल दिए जाएंगे। बाबा केदारनाथ के कपाट उनके भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और देश विदेश से भक्त दर्शन करने के लिए केदारनाथ पहुंच रहे हैं। मंगलवार को पूरी धूमधाम से बाबा के कपाट खोले गए। वहीं खबर है कि धाम में आदि गुरु शंकराचार्य के विग्रह पर फैली अव्यवस्थाओं के कारण शंकराचार्य नाराज हो गए। उन्होंने इसे आदि गुरु शंकराचार्य का अपमान बताया है। अगर ऐसा है तो मैं शंकराचार्य समाधि के दर्शन कर लौट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि धाम में हक हकूकधारियों का सम्मान जरूरी है। वहीं उनके बयान पर तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी बोले कि शंकराचार्य का प्रोटोकॉल बनता है और उनकी नाराजगी भी सही है और मंदिर समिति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। आज शंकराचार्य जी की जयंती का दिन है। शंकराचार्य जी की समाधि में हम जाकर के दर्शन पूजन करें और जब हम यहाँ आए तो यहाँ बाहर की जो दीवारें हैं उसमें तो फूल सजाए गए हैं, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी का जो विग्रह है उस पर धूल जमी हुई है, सड़े हुए फूल चिपके हुए हैं और सूखे हुए फूल बिखरे हुए हैं। पूरी शंकराचार्य जी का जो विग्रह है उसकी ये दशा देख करके हमको थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो हमने यहाँ के CEO साहब को बुलाया और हमने कहा, ये देखिए अपनी आंखों से। उन्होंने कहा, अभी सफाई करवाता हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने 2 आदमी लगाए हैं। देखिए इस समय यहाँ पर आप दिखा दीजिए, थोड़ा सा इधर होइए, अभी लगातार इसी शॉट में दिखा दीजिए। ये देखिए, ये 2 आदमी अभी आए हैं, अब वो सफाई शुरू कर रहे हैं। अभी भी देखिए वहाँ जहाँ गोद में पानी भरा है, सड़े फूल अभी भी चिपके हुए हैं, जबकि बाकी सूखे फूल कुछ झाड़े हैं। और अब देखिए लीच रहे हैं पानी और सफाई उसमें से शुरू कर। तो ये जो भगवान शंकराचार्य जी के विग्रह का अनादर आज शंकराचार्य जयंती के दिन देख करके थोड़ा मन दुखी है। बाकी कोई बात नहीं है। जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है, अगर शंकराचार्य जी का प्रोटोकॉल नहीं है तो भाई बिना प्रोटोकॉल हम क्यों जाएं? हम शिखर का दर्शन करके वापस जाएंगे। जब प्रोटोकॉल होगा बनेगा भविष्य में, अगर सनातनी जनता चाहती होगी तो प्रोटोकॉल बनेगा और जब बन जाएगा तभी हम दर्शन करेंगे। हम किसी प्रकार की असुविधा प्रशासन के सामने उपस्थित नहीं करना चाहते। स्वामी जी, आज से पहले कभी ये प्रोटोकॉल वाली बात हुई है यहाँ पे? क्योंकि भाई अब सवाल ये है कि अभी तो हुई है, अभी जो हुई है अभी उसी की बात है। बाकी तो बहुत कुछ है, बाकी तो शंकराचार्य जी की ही सब व्यवस्था है जी। अब शंकराचार्य जी का ही प्रोटोकॉल नहीं है, दुनिया का प्रोटोकॉल हो गया है। पुरानी तो सब बात है। अभी जो उन्होंने कहा उसकी बात कर रहे हैं। हम कोई असुविधा नहीं कर रहे हैं, हम कोई यहाँ आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि अगर प्रोटोकॉल नहीं है तो प्रोटोकॉल बनने तक हम प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल बनना चाहिए और हमारे जो अधिकार हैं उनको इस तरह से प्रलोभित नहीं किया जाना चाहिए। स्वामी जी, आप कितना आते हैं? क्योंकि जब यहाँ पे कोई VIP आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनको कोई धक्का मुक्की नहीं लगता है, सारा रास्ते खाली करवा दिए जाते हैं। लेकिन जब हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु यहाँ पे आते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ सरकारी व्यवस्था है, कमेटी सरकार के नियंत्रण में है, तो सरकारी व्यवस्था में सरकारी अधिकारियों को ये लोग महत्वपूर्ण समझते हैं। धार्मिक व्यवस्था होगी तो धर्माचार्यों को महत्वपूर्ण समझा जाएगा, जो हक हकूकधारी हैं उनको महत्वपूर्ण समझा जाएगा। ये मूलभूत अंतर है। सरकारी व्यवस्था का ही ये अंतर है ना कि किसी की ड्यूटी तो CEO ने लगाई ही होगी, उसने काम नहीं किया, तो ये परिस्थिति है। श्रद्धालु होता तो भगवान शंकराचार्य जी के लिए स्वयं आकर के कर देता। यही दोनों में अंतर यही है। सरकारी व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ ड्यूटी बजाई जाती है और जहाँ श्रद्धालुओं की व्यवस्था होती है वहाँ श्रद्धा से सेवा की जाती है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, अपने आप को धन्य माना जाता है। यही अंतर है।
आप इस बात से कितना आहत हैं कि जो शंकराचार्य जी की मूर्ति यहाँ पे है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। जहाँ मंदिर को पूरे फूलों से सजाया गया है, वहीं मूर्ति पे जो है सड़े फूल पड़े हुए हैं, पत्ते पड़े हुए हैं, धूल लगी हुई है। दुख हुआ ना, वही तो हमने व्यक्त किया है यहाँ के जी। अधिकारी के सामने। तो अभी आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? अब पहले तो सफाई हो रही है, जी। सफाई हो जाए फिर भगवान की पूजा अर्चना करके तभी ना आगे जाएंगे। तो मंदिर में आप जाएंगे आज? मंदिर में तो प्रोटोकॉल बनेगा तभी जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाहर से आया करेंगे, समय पे हम उपस्थित रहेंगे, शिखर का दर्शन करेंगे। हमारे यहाँ शिखर दर्शन से भी पुण्य होता है अगर कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति हो तो। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। आज केदार बाबा के कपाट बड़े विधि विधान से परंपरा अनुसार तमाम आचार्य गणों की उपस्थिति में, पुजारी गणों की उपस्थिति में, यहाँ की तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति में बाबा केदारनाथ जी के कपाट आम श्रद्धालु के लिए 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन कहीं बातें सामने आ रही है। थोड़ा शंकराचार्य जी की मान सम्मान में त्रुटियां जरूर हुई थी, लेकिन हम सभी लोगों ने उनको मनाया, ढोल दमाओं के साथ मंदिर में ले गए। उन्होंने बाबा केदारनाथ जी की बड़े विधि विधान से पूजा करी और उनकी जो नाराजगी थी वो अब उनकी नाराजगी अब नहीं है। और ये बातें अब कोई भी ऐसी बातें बिल्कुल भी ना बोले। अब जो बाबा केदारनाथ जी की यात्रा है वो सुचारू रूप से चलेगी। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार। थाना गुप्त काशी पुलिस को मंगलवार शाम करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति खाई में घायल अवस्था में पड़े हैं। जब उन घायलों की ढूंढ खोज की गई तो मदन फर्नीचर सेमी के पास मोड़ पर सड़क से करीब 50 मीटर नीचे एक व्यक्ति घायल अवस्था में और दूसरा बेहोशी में मिला था, जिसके ऊपर मोटरसाइकिल थी। दोनों को लोगों की मदद से खाई से निकालकर सरकारी हॉस्पिटल गुप्त काशी ले जाया गया, जिसमें सुशील निवासी बरेली घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया और दूसरा व्यक्ति सुरेश निवासी बरेली को मृत घोषित किया गया। ये सभी केदारनाथ से दर्शन करके वापस रुद्रप्रयाग लौट रहे थे। ये घर पर सूचना भी दे दी गई। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। इसी के साथ यात्रियों की सुविधा का भी सरकार लगातार ख्याल रख रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुलभ शौचालय और स्वच्छता पर विशेष फोकस किया गया है। आपको बता दें कि इस बार यात्रियों के लिए शौचालय के बाहर ही QR स्कैनर लगे हैं। वहीं GPS मैपिंग सिस्टम के तहत सभी जगह स्वच्छता पर निगरानी भी रखी जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी दे सकेंगे। देहरादून में एक निजी विद्यालय में बच्चों को नमाज पढ़ने के प्रकरण में बजरंग दल ने मयूर विहार स्थित शिक्षा विभाग में जमकर हंगामा किया और ज्ञापन भी सौंपा। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसमें कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसमें 4 टीमों का गठन किया और उचित जांच के लिए भी कहा और आगे भी ऐसे अराजक मामले सामने आए इन पर भी सख्त एक्शन लेने को कहा। और इसकी गंभीरता मैं कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी हावी है सरकार के ऊपर। सरकार मौन है और ब्यूरोक्रेसी हावी है, मजे ले रही है। आज कल आपने देखा इतना बड़ा विषय हो गया कि विद्यालयों के अंदर नमाज पढ़वाई जाने का प्रयास किया जा रहा है, बच्चों को मतांतरित करने का प्रयास किया जाता है, उनको मानसिक रूप से इस प्रकार का किया जा रहा है कि वो इस्लामिक बनने का प्रयास है आगे भविष्य में। लेकिन शिक्षा विभाग मौन था। आज जब हमारे द्वारा शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया गया तो शिक्षा विभाग के द्वारा उसको एक अन्यत्र लिया गया और यहाँ तक कि जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने गंभीरता न दिखाते हुए एक हास्यास्पद विषय के माध्यम से सिर्फ संस्कृतवाची बनकर संस्कृत में उच्चारण प्रारंभ कर दिया। तब हमने कहा भाई हम सभी लोग संस्कृत वाचन नहीं कर सकते और आप ये किस तरह का उपहास उड़ा रहे हैं संस्कृत का भी और हम लोगों का भी। तो उनका कहना था नहीं, मैं संस्कृत भाषा में बात करूंगा क्योंकि ये देवभूमि है। अरे देवभूमि है तो क्या आप अपने परिवार के साथ भी संस्कृत भाषा में बात करते हैं क्या? जो आपके सहकर्मी है शिक्षा विभाग में कार्यरत, क्या वह सभी संस्कृत भाषा में बात करते हैं क्या? क्या अपने उच्च अधिकारियों से या शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से संस्कृत भाषा में बात करते हैं क्या? तो ये किस प्रकार का अपराध संगठन के कार्यकर्ता और समाज का बुलाने का है? तो मैं कहता हूँ वास्तव में बड़ी दयनीय स्थिति विभागों की हो चुकी है। आम आदमी की कोई सुनवाई इन विभागों में नहीं है। अभिभावक मर रहे हैं। स्कूलों में NCERT की बुक परे फेंक दी गई है। 8,000 रुपये का 10,000 रुपये का सिलेबस अभिभावकों के ऊपर थोपा जा रहा है और वो लेने के लिए मजबूर है। शिक्षा विभाग मौन है। फीसों में बढ़ोतरी की जा रही है, शिक्षा विभाग मौन है। स्कूलों में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जा रही है, शिक्षा विभाग मौन है। मदरसे नुमा स्कूल बन चुके हैं, वहाँ नमाज पढ़ाने का जैसा प्रयास भी किया जा रहा है, शिक्षा विभाग मौन है। किसी विद्यालय में जो है जो कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थी कि जो उनका ये कहना था कि वहाँ पर विशेष धर्म के बारे में जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो उस संदर्भ में उनका कोई
वो था और तब वो यहाँ पर आए थे अपना ज्ञापन। नहीं, उनका ही कहना था कि इस पर जो है रोक लगनी चाहिए। तो उनको बताया कि हमने 4 टीमें बना रखी हैं और वो सारे विद्यालयों में जा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर इन चीज़ों को भी ध्यान रखा जा रहा है। जो भी कानून के विरुद्ध जो भी चीज़ें होती है एक्टिव तो ऐसे विद्यालय पर कार्रवाई। हाँ, निश्चित रूप से जहाँ पर भी नियमों के विरुद्ध कार्य होगा तो विद्यालय जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी, जहाँ पर नियमों के विरुद्ध कार्य होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड प्रभार में फेरबदल करते हुए उत्तराखंड को नए प्रभारी और सह प्रभारी दिए हैं। आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंदर सिंह आनंद ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री संदीप पाठक ने एक पत्र जारी कर बरिंदर कुमार गोयल, जो कि संगरूर जिले की लहर सीट से विधायक हैं और जिन्होंने पंजाब की पूर्व कांग्रेसी सीएम राजेंद्र कौर भट्टल और अकाली दल के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को हराकर लहर की सीट जीती है, को उत्तराखंड की कमान सौंपी है। एवं रोहित मेहरोलिया, जो कि त्रिलोकपुरी विधानसभा दिल्ली से विधायक हैं, को सह प्रभारी बनाया गया है। देहरादून जिले में अतिक्रमण से बाधित सड़कों एवं फुटपाथों से अतिक्रमण हटाते हुए जिलाधिकारी सोनिका के निर्देशन पर 5 जोन बनाए गए हैं। 5 टीमों द्वारा मंगलवार को अपने अपने जोन में 55 स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार नगर निगम देहरादून ने कुल 129 चालान करते हुए लगभग 20,400 रूपए का चालान और पुलिस टीम ने 81 चालान करते हुए लगभग 40,500 रूपए का चालान, वहीं संभागीय परिवहन विभाग द्वारा 60 चालान की कार्यवाही की गई। टीम ने चेतावनी भी दी कि अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लिया जाए, अन्यथा भारी अर्थदंड की कार्यवाही के साथ ही सामग्री जब्त कर ली जाएगी। गरुड़ क्षेत्र के थाना बैजनाथ के थाना अध्यक्ष कुंदन रौतेला का तेज रफ्तार बाइकों को लेकर सख्त कानूनी कार्यवाही का अभियान लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक थाना अध्यक्ष बैजनाथ कुंदन रौतेला शाम के समय अपने वाहन से गश्त पर निकले थे। इतने में एक रेट्रो साइलेंसर बुलेट सवार पटाखे फोड़ते हुए उनके वाहन से विपरीत दिशा में स्टंट दिखाता हुआ निकला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपने वाहन को वापस मोड़कर उस बुलेट सवार का पीछा किया और टीट बाजार में उस बुलेट सवार को धर दबोचा और तुरंत ही बुलेट को सीज कर थाना बैजनाथ में खड़ा कर दिया। वहीं थाना अध्यक्ष कुंदन रौतेला ने गरुड़ क्षेत्र के बाइकर्स गैंग को 2 टूक शब्दों में कहा कि बेलगाम बाइक सवार किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। आए दिन देखा गया है कि गरुड़ और बैजनाथ मार्केट जो है बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ जो है लोग जो है बुलेट ड्राइव और जो ATM ड्यूक्स बाइक्स हैं, पल्सर, ये बहुत तेज रफ्तार से वाहन को चलाते हैं। जिस तरह से पिछली बार अभी कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट भी हुआ है जिसमें अच्छी खासी चोट लगी है और लगातार आए दिन एक्सीडेंट की घटना हुई जा रही है। इस चक्कर में इस विशेष अभियान के तहत कप्तान साहब ने आदेश करा है कि विशेष अभियान रहेगा इसमें, और हमने आज 2 बुलेट सीज की हैं। एक बुलेट सीज की है, एक पल्सर सीज की है। दोनों बहुत तेज़ रफ्तार से रेट्रो साइलेंसर, और किसी भी तरह से ये जो तेज़ रफ्तार बाइक सवार हैं, जो ये बाइकर्स गैंग है यहाँ का, अगर ये बाइकर्स गैंग इस तरह से चलते पाए गए तो उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई सहित उनकी सीज की जाएगी बाइक, और इनके रेट्रो साइलेंसर भी उतरवाए जाएंगे। गरुड़ क्षेत्र के भेटागूंट में स्थित चंद्रदत्त एनर्जी स्टेशन के उद्घाटन के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा व कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया पहुंचे, जहां संयुक्त रूप से उनके द्वारा पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि गरुड़ क्षेत्र में इससे पूर्व एक ही पेट्रोल पंप था, जिस कारण उक्त पेट्रोल पंप में पेट्रोल न मिलने की स्थिति में जनता को बागेश्वर या सोमेश्वर के चक्कर काटने पड़ते थे। वहीं दशकों से गरुड़ क्षेत्र के लोगों को किसी अन्य पेट्रोल पंप का बेसब्री से इंतजार था। मैं जनार्दन भाई उनके समस्त परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक क्षेत्र की बहुत लंबित समस्याएं थी जिसमें पेट्रोल पंप की कमी के कारण यहाँ पर हमारे जो श्रद्धालु आते थे, जो हमारे पर्यटक आते थे, बहुत सारी समस्या, यहाँ के लोकल व्यापारियों को भी, लोकल लोगों को भी, यहाँ पे जो यहाँ के बागेश्वर और गरुड़ के लोग हैं उनको समस्याएं होती थी। उसको देखते हुए आज बहुत अच्छा इन्होंने फैसला लिया कि आप एक पेट्रोल पंप खोला है। उससे हमारे यहाँ पर पर्यटक जो आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ के लोकल व्यापारी लोग हैं, जो हमारे यहाँ के लोकल बागेश्वर गरुड़ के लोग हैं, उनको बहुत सहूलियत मिलेगी, उनको उनकी परेशानी दूर होगी। एक पेट्रोल पंप होने की वजह से बहुत परेशानी होती थी और अच्छा लगा कि आज समस्त उनके लिए प्यार देखिए क्षेत्र का कितना है कि समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे विधायक जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे सारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे मंडल अध्यक्ष सब आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जनार्दन भाई के प्रति लोगों का प्रेम और विश्वास दिखाता है कि ये जो भी काम करेंगे वो अच्छा करेंगे, गुणवत्तापूर्ण करेंगे और जिले के भलाई के लिए करेंगे।
पूर्व कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव घनानंद शर्मा ने वित्तीय वर्ष का बजट निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस बजट में आपदा पीड़ित गरीब लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन सरकार के बजट से लोगों को निराशा मिली। उन्होंने कहा, प्रदेश की सबसे बड़ी घटना सल्ट क्षेत्र के देवायल गाँव में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो गयी, लेकिन पीड़ित को कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए सहायता राशि तक तय नहीं की। तो वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है 2022-23। उसके लिए क्षेत्र के पीड़ित, शोषित, गरीब और आपदा पीड़ित लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है कि वित्तीय वर्ष में शायद हो कि हमारे हिस्से का भी जो वित्त का जो भी अनुदान उनको मिलना चाहिए था वो मिलेगा। मेरे क्षेत्र में प्रदेश की एक सबसे बड़ी घटना जुड़वा बच्चों से गर्भवती महिला की मृत्यु हुई थी। उसके लिए हमने लगातार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आंदोलन किया। 2020 से लेकर अभी तक उसके लिए कोई मुआवजे की धनराशि सरकार द्वारा तय नहीं की गई। जब भी कोई बात होती है तो बोलते हैं मुख्यमंत्री राहत कोष से इसको कुछ ना कुछ मिलेगा। वो राहत कोष कब खुलेगा? और मेरे गांव में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 3 जानवर, एक भैंस, उसका 2 साल का बच्चा और एक बिहाने वाली गाय, वो जिंदा जल गए थे। क्षेत्रवासियों ने, सभी ने उस बात को प्रमुखता से क्षेत्रीय अधिकारियों को पहुंचाया। उन्होंने वहां दौरा भी किया और उनको चिट्ठियां भी पकड़ा दी कि हाँ, तुम्हारे को मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिया जाएगा। पिछले साल जून की ये घटना थी। तो जून से लेकर के अब ये वित्त वर्ष समाप्त हो गया है। मैंने इसके संदर्भ में डीएम अल्मोड़ा महोदय को भी फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं कि वो जाँच करेंगे। इसमें हर तीसरे महीने आप जाँच में लगे रहते हैं। उतनी बड़ी घटना होने के बाद उस जांच को आपने सबमिट कर दिया था और कहा था कि इसको हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया है। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री राहत कोष का जो पैकेज है ये सिर्फ विधायक खरीदने के लिए, सांसद खरीदने के लिए या जिला पंचायतों को तोड़ने के लिए इसी में प्रयोग में आता है या कोई और अन्य कामों में भी आता है। नहीं तो आप उनसे जाकर के स्वतः ही मिल सकते हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि आप जो वास्तविक पीड़ित हैं उन पर इस अनुदान राशि को खर्च करें, न कि अपने कार्यकर्ताओं पर जो चलते चलते लाखों रुपए का विधायक निधि, सांसद निधि को बट्टे लगा रहे हैं और उससे कहीं आप ये सोच रहे हो कि आपकी वाहवाही हो रही है, क्षेत्र में आपकी बहुत बड़ी उपेक्षा हो रही है। मंगलवार दोपहर मुरादाबाद निवासी 5 दोस्त गर्जिया माता मंदिर दर्शन करने आए थे। इसी बीच मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यह लोग मंदिर के समीप कोसी नदी में स्नान करने चले गए, जिसके बाद 2 युवक गहरे पानी में डूब गए। तो वहीं इनको डूबते देख उनके साथियों ने शोर मचा दिया। उनके डूबने की सूचना गर्जिया चौकी इंचार्ज गगनदीप को दी गई, जिसके बाद पुलिस व कुछ श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से गहरे पानी से दोनों युवकों को तलाश करके बेहोशी हालत में बाहर निकाला व रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मुरादाबाद निवासी सूरज यादव व आशीष ठाकुर को मृत घोषित कर दिया। आज 5 लोग मुरादाबाद से आए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद ये लोग मंदिर के पीछे कुंड में स्नान करने लगे। स्नान करते वक्त 2 लोग, जिसका नाम एक का आशीष ठाकुर है, पुत्र राजकुमार, दूसरे का नाम सूरज यादव, पुत्र स्वर्गीय रामनाथ यादव, ये दोनों डूब गए। डूबने से इनको हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। अब घायल कितने हैं इसमें घायल कोई नहीं है। ये 2 ही लड़के थे जो डूबे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है। कहाँ के रहने वाले थे? ये मुरादाबाद के रहने वाले हैं। एक हरथला मुरादाबाद का रहने वाला है और सूरज मनोकामना मंदिर के पास मुरादाबाद का रहने वाला है। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, जो उच्च ब्याज दर पर गैर कानूनी तरीके से लोगों को पैसा देने का काम करते हैं। जिले के फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट अब तक इस प्रकार की धोखाधड़ी में शिकायतकर्ताओं को 21 लाख की धनराशि वापस कराई गई है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ ने आम जनमानस से अपील की कि यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इस तरह के कार्य करते हुए पाया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना कंट्रोल रूम नंबर 112 के माध्यम से पुलिस को दे, ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जाए। नमस्कार साथियों, जनपद में कई ऐसे प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं जिसमें कुछ लोगों के द्वारा उच्च ऋण दर पर लोगों को ब्याज पर पैसा दिया जा रहा है और कुछ लोगों के द्वारा सोने को गिरवी रखते हुए उनको लोन के रूप में पैसा दिया जा रहा है। मेरा समाज जनता से अनुरोध है कि ये एक गैर कानूनी कार्य है और यदि कोई इस व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जनपद की फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट के द्वारा इस वर्ष
में कुल 21 लाख रुपए भी बरामद कर लोगों को वापस करवाए गए हैं। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है और लोगों के साथ ठगी कर रहा है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। जनपद के कंट्रोल रूम और 112 हेल्पलाइन पर आप ये सूचना दे सकते हैं। सचेत रहें, सजग रहें, सावधान रहें। जय हिंद। बीजेपी इन दिनों आगामी लोकसभा और नगर पालिका परिषद यानी कि निकाय चुनावों के मद्देनजर अपने बूथ स्तर की प्रभावी सक्रियता को रफ्तार देने में जुटी हुई है। इसी तर्ज पर लक्सर के खंड विकास कार्यालय स्थित सभागार में बीजेपी द्वारा मंडल स्तर पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 30 अप्रैल को आयोजित पीएम के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सफल बनाने के लिए अपने प्रबंधन से प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी को अनुपालन का पाठ पढ़ाया गया है, ताकि देश के प्रधानमंत्री द्वारा कई वर्षों से योजित मन की बात कार्यक्रम के प्रत्येक बिंदु और मंशा से देशवासी तक पहुंचाया जा सके। मोदी जी के द्वारा जो हर महीने मन की बात कार्यक्रम रखा जाता है, इसमें मोदी जी चाहे कहीं भी कोई बिजी हो, कहीं भी जाएं, लेकिन ये कार्यक्रम को वे नहीं मिस करते हैं। और इस बार का जो हमारा 100वां एपिसोड है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें मोदी जी जो है पूरे देश के हर प्रदेश से किसी न किसी के उसमें नाम लेके उसको संबोधित भी करते हैं और अपनी ये पार्टी की उपलब्धियां बताते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम तो आम जनता के लिए, सभी के लिए कार्यक्रम है। इसलिए मोदी जी का जो 100वां एपिसोड है ये हमारा, इसको सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर, हर बूथ पर कम से कम 100 की संख्या में सुनने का लक्ष्य रखा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी ये बैठक थी। इसमें हमारी यहाँ लक्सर मंडल की बैठक में सभी लोगों को, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी लोग उसमें लगे हैं और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारा 30 अप्रैल का होगा। गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, ठीक है। और गैर राजनीतिक इसमें ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी कोई पार्टी का झंडा यूज होता है, ना पार्टी का चिन्ह यूज होता है, और ना कोई राजनीतिक बातें ही इसमें होती हैं। ये सामाजिक कार्यक्रम है, समाज को समाज के साथ जोड़ने का कार्यक्रम है, आदमी को आदमी के साथ जोड़ने का कार्यक्रम है। तो वही विषय इसमें रखे गए हैं और उसी को लेके, ताकि हम समाज में एक सामंजस्य बने, आपस में भाईचारा बढ़े, इसी को लेके ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और कार्यक्रम में पार्टी, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं, चाहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता भी उसके साथ जुड़े और लोगों के साथ सद्भाव का संदेश दो। संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार रूपा मिश्रा द्वारा मसूरी के गड़ी खाने MRF सेंटर, QR कोड सिस्टम और साउथ रोड स्थित STP के साथ मसूरी IDH में कूड़ा कलेक्टिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया। रूपा मिश्रा ने कहा कि मंत्रालय द्वारा समय समय पर देश के सभी राज्यों में जाकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर चले आ रहे कार्यों की स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की जाती है और मंत्रालय का 3 मुख्य बिंदु पर लगातार काम किया जा रहा है, जिसमें शहर में रोज एकत्रित होने वाले कूड़े के निस्तारण व पुराने कूड़े से पटे क्षेत्र को कूड़ा मुक्त किया जाना व लोगों को स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूक करना, उनकी सहभागिता सुनिश्चित किया जाना है। देखिए, यहाँ पे पहले लिगेसी वेस्ट पड़ता था, जो पुराना कूड़ा था यहाँ पे पड़ता था, तो इसमें 2 निर्देश दिए गए हैं कि जो कूड़ा बचा हुआ है उसका प्रोसेसिंग कराए, लिगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट बोलता है, उसके लिए फंडिंग हम डायरेक्टरेट से कर देंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये जो बदबू आ रही है खत्म हो जाए तो इसको एक वॉकिंग ट्रैक के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जिससे मसूरी वालों को पता चलेगा कि थोड़ा आपकी हेरिटेज क्या थी और इससे लोगों का लगाव भी होगा अपने क्षेत्र के। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जन सहभागिता सबसे ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला है कि जो यहाँ के सम्मानित लोग हैं उनसे बात करके देखिए इसमें क्या ड्यूटी आप कर सकते हैं। जहाँ तक फंडिंग की बात है तो हमारे पास पर्याप्त पैसा है SBM 2 में, उसके तहत हम फंडिंग कर देंगे इनकी। लोकल स्टेक होल्डर्स को भी इसमें इन्वॉल्व डेफिनेटली। देखिए, कोई भी योजना तब तक धरातल पे नहीं आ पाती जब तक लोकल का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और स्वच्छता तो एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी के साथ भागीदारी भी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। देखिए, एक हेल्दी रूटीन फील्ड विजिट हम लोग करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स जाते हैं, सिटीज़ जाते हैं। हमारा भी लक्ष्य है कि हम 3 मेजर दिशा में फोकस कर रहे हैं। एक है शहर में जो दैनंदिन जो सॉलिड वेस्ट निकलता है वो प्रोसेस हो जाए, पुराने जितने भी डंप साइट्स हैं उनको क्लियर किया जाए और लोगों के बीच में एक पार्टिसिपेशन जनरेट हो, जिससे कि सोर्स सेग्रीगेशन हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रति अवेयरनेस हो
और एक रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, ये सब वो डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करें। तो इस दिशा में जो स्वच्छ भारत मिशन का जो स्कीम है और मिशन है, हमारा प्रयास है कि हम शहरों के साथ काम करें, उनका जो चैलेंजेस हैं उन्हें सपोर्ट करें और कोशिश करें कि जो हमारा लक्ष्य है 2026 तक, ये लेगेसी वेस्ट उसको क्लियर करना, 100% प्रोसेसिंग करना, ये सब में शहर सक्सेसफुल। तो उत्तराखंड के जितने भी शहर हैं, केवल उत्तराखंड नहीं, सारे राज्य के जितने भी शहर हैं वो स्वच्छ भारत में शामिल है और ये सारे शहर में ये प्रयास जारी है। ये लोग एक्शन प्लान बनाते हैं, भारत सरकार के साथ शेयर करते हैं, भारत सरकार प्लान्स अप्रूव करती है और जो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, टेक्निकल और मैनेजरियल सपोर्ट हो, वो दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस पूरे प्रयास में। और कई बार छोटे शहर में ऐसा होता है, सक्षम मैनपावर जो है उसमें शॉर्टेज होता है, इसीलिए मॉडल टेम्पलेट बनाना, मॉडल टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स, एडवाइजरीज, जिस किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए उसका सपोर्ट दिया जाता है और एक रेगुलर इंटरेक्शन स्टेट और सिटीज़ के साथ, जैसे आज का ये फील्ड विज़िट है, हम लोग बनाए रखते हैं ताकि उनकी प्रगति में क्या दिक्कतें हैं वो हम उनके साथ मिलके उसको दूर करें। लक्ष्मण नगर में हफ्ते भर से बाधित रेल अंडरपास निर्माण कार्य से आक्रोशित क्षेत्रवासियों का पारा रेलवे के खिलाफ दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। दरअसल लंबे समय से लक्ष्मण नगर में रेल अंडरपास की मांग चली आ रही थी और एक दिन एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों की रेल के चपेट में आकर दर्दनाक मौत के बाद क्षेत्रवासियों सहित कई संगठन द्वारा संघर्षों के बाद आखिरकार रेलवे द्वारा रेल अंडरपास निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया गया था। मगर रेलवे द्वारा शुरू की गई यह पहल फिलहाल एक मीठा लॉलीपॉप साबित हो रही है, क्योंकि 7 दिनों से रेलवे द्वारा कुछ तकनीकी समस्याओं का हवाला देकर रेल अंडरपास निर्माण कार्य बाधित किया हुआ है। लक्ष्मण में पिछले काफी लंबे समय से अंडरपास की मांग की जा रही थी। बड़ी मुशक्कत के बाद क्षेत्रवासियों के सहयोग से रेलवे ने अंडरपास का काम शुरू किया, परंतु पिछले 7 दिनों से रेलवे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने निर्माण कार्य रोक रखा है। मौके पर जब स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने इसकी जानकारी ली तो इसे ओवरफ्लो पानी का निकलना बताया गया, जिसको रेलवे के अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया, परंतु 7 दिन के पश्चात भी आज तक निर्माण कार्य पुनः शुरू नहीं हो पाया। इसलिए आज हमने एक ज्ञापन पत्र माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को प्रेषित किया है और मांग की है कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह कार्य दिया गया है उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि ये अंडरपास बनाने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमने उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने और सरकारी जो भुगतान किया गया उसकी वसूली करने के लिए उनको प्रेषित किया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के हरड़ा में भाजपा रानीखेत जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट के नेतृत्व में मन की बात कार्यक्रम को भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान समीक्षा की गई। बूथ समितियों का ऑनलाइन पंजीकरण और 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को प्रत्येक बूथ पर सुनने का निर्णय लिया गया। पार्टी हर बूथ पर यह कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। ये कहूँगी कि पूरे रानीखेत जिले में ऐसा महामंत्री का कर्मठ महामंत्री शायद मशहूर मंडल को मिला है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने पूरे यहाँ पर मंडल की टीम आई होगी, क्योंकि नाम लेने का क्रम अगर रखूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। पूरे मंडल की पूरे उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी, डाटा और शक्ति केंद्र के शहर शक्ति केंद्र के प्रभारी, बूथों के सम्मानित अध्यक्ष, मैं जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट आपकी उपस्थित को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। क्योंकि किसी भी संगठन का सफलता का जो फर्स्ट नहीं कहते, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में। जनपद पौड़ी के विधानसभा कोटद्वार के पदमपुरी स्थित श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के सहयोग से कोटद्वार का पहला निजी क्षेत्र के पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक इकाई भवन का विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर रिबन काट कर उद्घाटन किया।
और इसे कोटद्वार और पहाड़ की जनता के लिए स्वर्णिम सौगात बताया और कहा कि दून की तर्ज पर कोटद्वार भी एजुकेशनल हब बनाया जाएगा। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार खंडोड़ी ने श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के संगठन, स्कूलों व उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय का 11वां स्कूल यौगिक साइंस भी आरंभ हो चुका है। उन्होंने गढ़वाली में कई छंद व उदाहरण भी प्रस्तुत किए। आपको कि ये इस दिशा पे एक बेहतर है? देखिए बिल्कुल है। हमें पहले स्कूल एजुकेशन यहाँ बहुत बढ़िया है। स्कूल एजुकेशन मुझे दिखती है। स्कूलों में जिस तरह की पढ़ाई हो रही है, स्पोर्ट्स पे ध्यान है, एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान है। आज ही आपने देखा होगा तो जहाँ कथक है तो वहाँ योग भी है, तो कहीं बहुत बढ़िया गीत भी है, तो रामायण भी है, महाभारत भी, मतलब इट वॉज हरियाणा भी है। इट वॉज लवली, बहुत ही अच्छा है। और मैं बहुत जगह जाती हूँ, स्कूलों में जाती हूँ, मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे एक आशा की किरण कोटद्वार में दिखती है कि हम अगला एजुकेशनल हब होने जा रहे हैं। और इसके लेबोरेटरीज भी हमने ऑपरेशन कर दिए हैं आज, उनसे हमने उसका उद्घाटन भी करवाया है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, ये जिसको हम कॉलेज कह रहे हैं, ये स्कूल ऑफ पैरामेडिकल के अंतर्गत SGRR यूनिवर्सिटी का एक भाग होगा और डिग्रियाँ वहाँ से मिलेंगी बच्चों को। साथ ही यहाँ के जो बच्चे हैं कोटद्वार और इससे लगे जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, उन बच्चों को एडमिशन में 20% की छूट भी मिलेगी। ये सेंट कॉलेज के रूप में डेवलप किया गया है। या कितने स्टूडेंट्स? हर उसमें जो है 30 सीट रखी है इनिशियली, और यदि एडमिशन अच्छे होते रहे, रिक्वायरमेंट जो है लोगों को लगे कि भाई कि नहीं मुझे यहाँ एडमिशन लेना है और सीटें कम पड़ रही है, तो हम भविष्य में उन सीटों को भी बढ़ा देंगे। 5 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 5 कोर्स जिसमें रेडियोथेरेपिस्ट है, ब्लड वाला है, जो पैथोलॉजिस्ट होता है, और भी हैं, जो कुल मिला के 5 कोर्स हमें उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूव हुए हैं। कब से यहाँ पे 23 और 24 सत्र से जब हमारा सत्र जो है 1 जुलाई को शुरू होगा, तो उसके बाद में यहाँ भी एडमिशन हमें शुरू हो जाएंगे। और आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए पहाड़ न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।